नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज शो में बात होगी नेपाल में हुए आम चुनाव की, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ब्रूस ली की मौत के 50 बरस बाद क्या नया राज खुला और इंडोनेशिया में भूकंप के बाद के हालात क्या हैं। शुरुआत नेपाल चुनाव से करते हैं। नेपाल भारत के उत्तर में बसा हुआ है। लगभग 1800 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा भारत और नेपाल को एक दूसरे से अलग करती है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते या काम करते हैं। दोनों देशों का सदियों पुराना साझा इतिहास रहा है। नेपाल उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां भारत की तरह हिंदू आबादी बहुमत में है। भारत और नेपाल के आर्मी चीफ्स को एक दूसरे की सेना में जनरल की मानद उपाधि मिलती है। ये परंपरा 1950 से जारी है। इसके अलावा दोनों देश संस्कृति, सुरक्षा, व्यापार, बिजली जैसे मुद्दों के लिए भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की हम बात करें तो नेपाल के तुरंत बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। ये भारत के लिए बफर जोन की तरह काम करता है। अगर चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो उसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ सकता है। इसलिए नेपाल की राजनीति में कुछ भी छोटा बड़ा घटता है, उसकी धमक भारत में भी सुनाई देती है। इस लिहाज से इस बार नेपाल में हुआ आम चुनाव बेहद खास है। नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय चुनाव कराए गए। नेपाल में ईवीएम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बैलेट पेपर से वोट डाले जाते हैं, इसलिए वोटों की गिनती में टाइम लगता है। अभी गिनती जारी है। कुछ सीटों के नतीजे आ चुके हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट आने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। अगले प्रधानमंत्री का नाम जाहिर होने में समय लग सकता है। फिलहाल हम नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले इतिहास की बात। नेपाल में सभ्यता का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। शुरुआती दौर में लोग काठमांडू घाटी के इर्द गिर्द बसे हुए थे। काठमांडू आज के समय में नेपाल की राजधानी है। उसी दौर में लुम्बिनी के एक राजवंश में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जब वो 29 बरस के हुए तब उन्होंने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। राजकुमार ने सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार और एक शव को देखा था। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। दर दर भटकने के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान बांटा। राजकुमार सिद्धार्थ को बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हालांकि नेपाली शासकों ने बौद्ध धर्म की बजाय हिंदू धर्म पर ज्यादा जोर दिया। इतिहासकारों का मानना है इसकी एक वजह यह थी कि नेपाल की सत्ता पर उत्तर भारतीय राजाओं का लंबे समय तक नियंत्रण रहा। नेपाल के शुरुआती शासकों में किरांती, लिच्छवी और मल्ला राजवंशों का नाम आता है। 1482 में राजा जयस्थिति मल्ला की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद राजवंश उनके 3 बेटों के बीच बंट गया, काठमांडू, भक्तपुर और पाटन। इनमें आगे भी बंटवारा हुआ जो 46 प्रांतों के रूप में सामने आया। इनमें से एक प्रांत पर गोरखा साम्राज्य का शासन था। 1768 में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने बाकी प्रांतों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन की नजर नेपाल पर पड़ी। लड़ाई के बाद 1816 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके बाद नेपाल की सीमा निर्धारित की गई। 1846 में रंग बहादुर ने खुद को नेपाल का राणा या प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। राजा की शक्तियां नाम मात्र की रह गईं। फिर आया 1923 का साल। ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने नेपाल को आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। 1925 में समझौते को लीग ऑफ नेशंस में दर्ज कर लिया गया। फिर 1950 में राणा का तख्ता पलट हो गया। राजा त्रिभुवन की शक्ति बहाल हो गई। उन्हें राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया। राजा ने पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार में जगह बनाने का मौका दिया। 1959 में चुनाव कराए गए। इसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। पार्टी के नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने। कुछ समय बाद ही राजा महेंद्र का मन बदल गया। उन्होंने सरकार को भंग कर दिया। 1962 में नया संविधान बना। इसमें पूरी शक्ति राजा को दे दी गई। ये व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही। इस बीच विरोध चलता रहा। 1991 में नेपाल में पहली बार संसदीय चुनाव कराए गए। नई सरकार बनी। ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी। राजा हेड ऑफ द स्टेट बने रहे। असली शक्ति उन्हीं के पास थी। 5 बरस बाद 1996 में माओवादी पार्टियों ने राजशाही और सरकार के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ दिया।
ये लड़ाई 2006 तक चली। इस बीच 2001 में पूरे राज परिवार की हत्या हो गई। राज परिवार में किंग ज्ञानेंद्र अकेले बचे, इसलिए उन्हें राजा बना दिया गया। ज्ञानेंद्र कुछ समय तक चुनी हुई सरकार के साथ चले, फिर उन्होंने सरकार भंग कर दी। वो निरंकुश शासक बनना चाहते थे। अप्रैल 2006 में सभी लोकतांत्रिक पार्टियों ने मिलकर राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके कारण किंग ज्ञानेंद्र को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया। नवंबर 2006 में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड ने शांति समझौता कर लिया। वे लोकतंत्र की वापसी और नया संविधान बनाने जैसे मुद्दों पर सहमत हुए। अप्रैल 2008 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। मई 2008 में संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर दिया। नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। आज के समय में नेपाल में राष्ट्रपति देश के मुखिया जबकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। नेपाल का नया संविधान 2015 में अस्तित्व में आया। तब संविधान सभा ही देश की संसद बन गई। संविधान बनने के बाद पहला आम चुनाव नवंबर 2017 में कराया गया। इसमें केपी शर्मा ओली की और प्रचंड की पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा था। उन्हें बहुमत हासिल हुआ। ओली प्रधानमंत्री बने। मई 2018 में उन्होंने अपनी पार्टियों को आपस में मिला लिया और इस गठजोड़ से नई पार्टी बनी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। इसने अगले 2 बरस तक सरकार चलाई। फिर पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया। 2020 के आखिरी महीनों में ओली संसद भंग कर चुनाव कराने की कोशिश करने लगे। उनकी कोशिश बार बार फेल हुई। उन दिनों नेपाल में एक पैटर्न चल रहा था। कैबिनेट की बैठक होती, वहां संसद भंग करने की सिफारिश की जाती और कुछ ही मिनटों बाद उस पर राष्ट्रपति का दस्तखत होता। फिर नए चुनाव की तारीख घोषित होती। इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता कि संसद भंग करने का फैसला असंवैधानिक है। ये चक्र दिसंबर 2020 और मई 2021 में दोहराया गया। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश जारी किया। तब से देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। मौजूदा सदन का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म हो रहा है। उससे पहले अगला चुनाव कराना जरूरी है। इस बाबत अगस्त 2022 में चुनाव आयोग ने सरकार को 18 नवंबर को आम चुनाव कराने की सलाह दी थी। इसके बाद देउबा सरकार में शामिल पार्टियों की मीटिंग हुई। इसमें 20 नवंबर की तारीख पर सहमति बनी। चुनाव के ऐलान के साथ ही शेर बहादुर देउबा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह गए। अब नेपाल के संसद की संरचना समझ लेते हैं। नेपाल की संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को नेशनल असेंबली जबकि निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जाना जाता है। ऊपरी सदन में 59 सदस्य हैं। इनमें से 56 सदस्य 7 प्रांतों से चुने जाते हैं जबकि 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऊपरी सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 बरस का होता है। हर 2 बरस पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। आज हमारा फोकस निचले सदन पर रहेगा। नेपाल की संसद के निचले सदन में कुल 275 सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल 5 बरस या संसद के भंग होने तक होता है। निचले सदन में बहुमत दल का नेता नेपाल का प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 138 सीटों की जरूरत होती है। अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तब राष्ट्रपति सदन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के पास बहुमत साबित करने के लिए 30 दिनों का समय होता है। अगर विश्वास प्रस्ताव फेल हो जाए तब राष्ट्रपति किसी ऐसे सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो बहुमत साबित करने की काबिलियत रखता हो। अगर रिजल्ट आने के 55 दिनों के भीतर सरकार नहीं बनती तब नए चुनावों की घोषणा की जाती है। इस बार के चुनाव का अपडेट क्या है ये भी जानते हैं। अभी तक आए नतीजों के मुताबिक मौजूदा पीएम और बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस ने 14 सीटें जीत ली हैं। एनसी 43 सीटों पर बढ़त भी बनाए हुए है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है जबकि 39 सीटों पर उनकी बढ़त है। माओवादी सेंटर पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि 14 सीटों पर उन्होंने बढ़त बना रखी है। फिलहाल मुख्य मुकाबला नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल के बीच है। इस नतीजे पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेगी। नेपाल के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं ब्रूस ली की तरफ। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या पानी पीने से किसी की मौत हो सकती है? आप कहेंगे कैसा सवाल है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की बात कहता है, डॉक्टर्स भी ऐसी ही सलाह देते हैं। पानी पीने से कोई कैसे मर सकता है? लेकिन अगर हम आपको बताएं
कि 50 साल पहले ये एक बड़े स्टार की मौत की वजह बनी है ज़्यादा पानी पीना, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 50 साल पहले ब्रूस ली की मौत ज़्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। विडंबना देखिए, ब्रूस ली कहा करते थे बी वाटर माई फ्रेंड, माने पानी की तरह बनो मेरे दोस्त, और आज उनकी मौत की वजह पानी ही बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है जानने से पहले ब्रूस ली के बारे में जान लीजिए। साल 1939, महीना दिसंबर का था। हांगकांग में रहने वाले ओपेरा आर्टिस्ट ली होई चुएन को एक इनविटेशन आया एक इंटरनेशनल ओपेरा टूर का, माने उन्हें अपनी कला दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पेश करनी थी। इसी सिलसिले में होई चुएन और उनकी पत्नी नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन पहुंचे। उसी दौरान उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। अमेरिका में जन्म के कारण उस बच्चे को दोहरी नागरिकता मिली, अमेरिका और हांगकांग की। जब ये बच्चा 4 महीने का हुआ तो उसके माँ बाप वापस हांगकांग चले गए, लेकिन उसी वक्त दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हांगकांग पर हमला कर दिया। इसी दौर में वो बच्चा बड़ा हुआ, उसे आगे चलकर ब्रूस ली के नाम से जाना गया। ली के पिता एक बड़े ओपेरा स्टार थे, इसलिए उसे बचपन से ही सिनेमा में काम करने का मौका मिला। वो एक बच्चे के किरदार में कई फिल्मों में दिखाई देने लगे। 9 साल की उम्र में ली ने अपने पिता के साथ द किड नाम की फिल्म में काम किया। 12 साल की उम्र में कैथलिक ला सेले कॉलेज के प्राइमरी स्कूल डिवीजन में एडमिशन लिया। ली ने पढ़ाई के साथ साथ अपना एक्टिंग करियर भी जारी रखा। 18 की उम्र तक ली 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। इन सब के साथ ही वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। ली का एक्टिंग के साथ पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। वो घर से बाहर झगड़ों में उलझने लगे। घर वालों को कई बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़े। इन सब से ली के माँ बाप परेशान थे, इसलिए उन्होंने ली को अमेरिका वापस भेज दिया। वहाँ वो सिएटल में फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहने लगे और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर ली ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ फिलॉसफी और ड्रामा की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ ली के लिए मार्शल आर्ट्स का प्यार बढ़ता गया। सिएटल में रहते हुए ही ली ने अपना पहला मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला। एक दफ़ा ब्रूस ली लॉस एंजलिस में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी दौरान एक टीवी प्रोड्यूसर की नज़र उन पर गई। उन्हें ली का अंदाज पसंद आया। उन्होंने ली को द ग्रीन हॉर्नेट नाम के टीवी शो में काम करने की पेशकश दी। ली ने ऑफर अपना लिया। उन्हें शो में साइड के काटो का किरदार मिला। शो बाद में कैंसिल हो गया। अब ली ने हॉलीवुड एक्टर्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, लेकिन ये काम भी ज़्यादा नहीं चला। ली परेशान होकर हांगकांग वापस चले गए, लेकिन तभी उन्हें वापस कुछ मूवीज से ऑफर आए। ली ने तांग शान द जियोंग नाम की फिल्म में काम किया। फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही। इसके बाद ली ने बैक टू बैक कई सक्सेसफुल फिल्में दी। इनमें फीस्ट्स ऑफ फ्यूरी, द बिग बॉस जैसी फिल्में भी शामिल हैं। इस सक्सेस के बाद ली ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने का फैसला लिया। उन्होंने खुद से एक फिल्म बनाई जिसमें ली ने बतौर एक्टर, राइटर और डायरेक्टर काम किया। ये फिल्म भी सफल रही। फिर आया साल 1973। अब तक ली अपने करियर के चरम पर थे। पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी थी। ली की उम्र महज 32 साल थी। इस साल उन्होंने एंटर द ड्रैगन नाम की फिल्म बनाई। ये फिल्म हांगकांग और अमेरिका के प्रोडक्शन हाउसेस के बीच पहला कोलैबोरेशन था। फिल्म रिलीज होने के 6 दिन पहले ही ली की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उनकी मौत की वजह सेरेब्रल एडिमा माने दिमाग में सूजन बताई। डॉक्टरों का कहना था कि ली ने ज़्यादा पेन किलर्स खाई हैं। ली की मौत के बाद उनकी फिल्म ज़बरदस्त चली, ग्रैंड सक्सेस बनी, लेकिन ली की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उन्होंने अमेरिकी फिल्म कल्चर में एक बड़ा बदलाव लाया। अपनी फिल्मों के जरिए रियल एशियाई लोगों की छवि पेश की, बिना किसी स्टीरियोटाइप के। ब्रूस ली आज दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर आइकॉन्स में से एक हैं। ली की मौत का असली सच कभी बाहर नहीं आया। हालांकि बीच बीच में अलग अलग थ्योरीज आती रहीं। अब 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने ये गुत्थी सुलझा ली है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है। क्लिनिकल किडनी जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ब्रूस ली की मौत ज़्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। शोधकर्ताओं का कहना है जब शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता, तब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बनती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी किडनी भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में फेल रही, जिससे उनके खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो गई और उनकी मौत हो गई। ब्रूस ली की मौत के बाद तरह तरह की थ्योरीज फैलाई गई थीं, जैसे उनकी मौत जहर की वजह से हुई है आदि। अब इस रिसर्च के बाद जो बात सामने आई है उसने बहुतों को हैरान कर रख दिया है। ब्रूस ली की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। 21 नवंबर को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर
5.6 मापी गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 271 पहुंच गई है। 151 के करीब लापता हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंडोनेशिया से और क्या क्या अपडेट्स हैं ये भी आपको बताते हैं। इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी ने कहा कि भूकंप से 22,000 लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं और 58,000 से ज़्यादा लोगों ने दूसरे इलाकों में शरण ली है। भूकंप का केंद्र एक पहाड़ी इलाका था जिससे बड़े रूप में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पश्चिमी जावा शहर सियानजुर के पास पूरा का पूरा गांव दफन हो गया। भूकंप के चलते 80 से ज़्यादा स्कूल नष्ट हो गए हैं। भूकंप में मरने वालों में बड़ी संख्या बच्चों की है, क्योंकि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त बच्चे स्कूलों में थे और खस्ता हालत बिल्डिंग भूकंप नहीं झेल पाई। 12,000 से ज़्यादा आर्मी के लोगों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। सरकार का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सही सलामत निकालना है। अब एक और अपडेट जान लीजिए। 22 नवंबर को दुनियादारी में हमने अल अरबिया न्यूज़ के हवाले से जाकिर नाइक के कतर पहुंचने की खबर आपको सुनाई थी। मीडिया रप्टू में दावा किया गया था कि कतर सरकार ने जाकिर नाइक को मेहमान बनाकर बुलाया है। जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा है और 2016 से मलेशिया में रह रहा है। ये खबर सामने आने के बाद भारत में ट्विटर पर #बॉयकॉट कतर 2022 ट्रेंड होता रहा। लोगों ने यह भी मांग की कि कतर के राजदूत को बुलाकर उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। अब इस मामले में कतर का पक्ष सामने आया है। सूत्रों के अनुसार कतर ने भारत को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बताया है कि जाकिर नाइक को कोई आधिकारिक न्योता नहीं भेजा गया था। कतर ने यह भी कहा कि इस खबर के जरिए भारत कतर के संबंधों को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।